गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम है आपका सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले राजस्थान बोर्ड ने जो 10th और 12th के जो एग्ज़ाम हो रहे थे, उनका जो लॉकडाउन की वजह से वो रुक गए थे, उनको रोक दिया गया था। उनका फिर से रीशेड्यूल टाइम टेबल उन्होंने जारी किया है। आपका इसी महीने एग्ज़ाम है 10th और 12th का। इसी महीने वापस से एग्ज़ाम आपका होने वाला है। आप एग्ज़ाम के आपने इससे पहले, लॉकडाउन के पहले आपने क्या पढ़ा, ये अब काम आने वाला है। उसकी प्रैक्टिस आपने लॉकडाउन में कितनी करी, और नहीं भी करी तो ये महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन चांस है। अगर ये भी आपने खो दिया तो आपके 3 महीने या 2 महीने पहले वेस्ट हो चुके हैं, जो आपने अगर नहीं पढ़े तो, और पढ़े तो आपके और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि हम पिछले वाले, हम पास्ट को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपने पास्ट में भी नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने पास्ट में भी नहीं पढ़ा है, वो अभी फ्यूचर में, अभी ये 15-20 दिन जी जान से लगा दो इसमें। अगर जिसने पढ़ लिया वो अच्छे से नंबर लाएगा और अच्छे अंकों से पास होगा। क्योंकि हम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रेजेंट में वर्क करके फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो आप ये 20 दिन दे दें, ये 20 दिन अपने आप को दे दें, अपनी पढ़ाई को दे दें। अभी जैसे मैं कहूँ कि मेहनत ये 20 दिन में हम करेंगे, तो मुझे मेहनत से एक बात याद आती है। मेरे को एक जीवनी बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे पर्सनली, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा देती है वो है ये जीवनी, जहाँ एक 1988 में जन्मी, यूपी में 1988 में जन्मी, सुल्तानपुर में एक लड़की, नाम था अरुणिमा सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी के साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलती हैं। उनका खेल में रुचि शुरू से ज़्यादा थी। खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बार वो ऐसे, उनकी लाइफ धीरे धीरे ऐसे ही चल रही थी नॉर्मली। एक बार रात के टाइम पे अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली वाली जो पद्मावती एक्सप्रेस थी, उसमें बैठ के जा रही थी, लखनऊ टू दिल्ली। बीच में बरेली के स्थान पे, वहाँ जो बीच में आता है, वहाँ पे कुछ चोर आए। चोरों ने उन अरुणिमा सिन्हा ने गले में सोने की चेन पहन रखी थी, उस चेन को छीनने का उन लोगों ने प्रयास किया। जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। इतने सारे लोगों ने भी उन चोरों को, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई उन चोर। लेकिन एक कहते ना, वो एक चैंपियन, एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, तो उसके पास वो जज्बा था कि नहीं, वो इतनी आसानी से तो अपनी चेन को नहीं देगी। उसने उसका विरोध किया, उन चोरों का विरोध किया। चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को उठा के चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उधर से फेंका, जैसे ट्रेन से फेंका, उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन से टकराई, और टकरा के अरुणिमा सिन्हा नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकली। निकलने के बाद अरुणिमा ने उठने का प्रयास किया, हाथों को ऐसे रख के उठने की कोशिश करी, लेकिन वो उठ नहीं पाई। क्यों नहीं उठ पाई? क्योंकि उसके पैर कट गए थे। एक पैर उसका पूरा फ्रैक्चर हो चुका था, एक पैर बिल्कुल उसका अलग हो चुका था। रात के टाइम था, रात का समय था, लगभग 1 बजे हुए था। तो ये 1 बजे तक किसी ने ट्रैक पे चिल्लाती रही, चीखती रही, किसी ने मदद नहीं करी, क्योंकि कोई था ही नहीं, कौन मदद करे। चीखती रही, चिल्लाती रही। रात को चूहे, उनका कहना था, रात को चूहे उनके टूटे हुए पैर को कुतरने का काम कर रहे थे। पूरे बॉडी में, दिमाग पूरा काम कर रहा था, लेकिन बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। ब्लड पूरा बह चुका था, बाहर निकल चुका था। बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी कि मानो अब तो शायद भगवान ही बचाए। तब सुबह हुई, वो पड़ी रही ऐसे। सुबह गांव वालों को पता चला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में उसको भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास तो कुछ औजार नहीं है, इसका इलाज हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जब वहाँ लगभग 7 से 8 घंटे पड़े रही, उस बीच लमसम 40 से 50 ट्रेनें उस ट्रैक से निकली होंगी। अगर वो उस ट्रैक से बच गई तो गॉड ने, उन्होंने किसी अच्छे काम के लिए बचाया होगा। और आपने, जब मेरा पैर कटा था तो मेरे ऊपर से ट्रेनें निकली थी। अब आप तो मेरा अच्छे करने के लिए आप मेरा पैर काटेंगे, तो बिना बेहोश किए उस पैर को काटा गया। कितना पेन हुआ होगा वो आप और हम सिर्फ समझ सकते हैं, उस पर क्या बीती होगी वो वही जानती है। उसके बाद पैर को काटा गया, पेन हुआ होगा, कोई बात नहीं कि मेरा पैर कटेगा तो कटेगा। ब्लड, पहली ऐसी उसके इस बात को सुन के डॉक्टरों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया, और उस ब्लड से उनका इलाज हुआ। उसके बाद दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स में भर्ती कराने के बाद जब वो बेड पे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई थी बड़े बड़े अक्षरों में, अरुणिमा सिन्हा ने सुसाइड करने की कोशिश करी। देखो, लोग आपका जो कहते हैं ना, आपके बारे में जब आपकी खराब कंडीशन होती है, आपको नीचा दिखाने में, आपके बारे में झूठ फैलाने में, आपकी इमेज को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका एक बहाना मिलता है, वो सिर्फ उसी पे लगते हैं। उन्होंने वो हेडलाइन को देखा, बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसका खंडन किया घर वालों ने। मध्यम वर्गीय फैमिली थी, कौन सुनेगा।
इसलिए खंडन किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। फिर उसके बाद अफवाह उड़ाई गई कि अरुणिमा सिन्हा ने तो ट्रेन से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी। पहले उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए उसने जान देने की कोशिश करी, फिर सुसाइड करने की फैला दी इस प्रकार। लेकिन जब नहीं माने, अरुणिमा सिन्हा ने बेड पे बैठे बैठे, उस एम्स के बेड पे बैठे बैठे याद किया कि भगवान, इस बार अगर आपने मुझे बचाया है तो कुछ अच्छे के लिए बचाया होगा, और अब मैं इन लोगों का चिल्ला के बोल के मुंह बंद नहीं करूंगी, इनका मुंह बंद करूंगी मैं दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट चढ़ के। पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, लेकिन सोच रही है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। अगर आपने बचाया है तो क्यों ना मैं कुछ इतिहास रच के ही जाऊं। वो एवरेस्ट चढ़ने का सोचती है। लगभग 11 उनका जो 11 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रेन से। उसके बाद वो जैसे निकली, 7-8 महीने बाद उसका पैर बिल्कुल अभी जुड़ा नहीं था, बिल्कुल अगर ऐसा लगता था जैसे पैर रख दे तो ब्लड निकल आएगा। वहाँ वो लड़की घर पे नहीं गई, घर पे नहीं गई कि भाई ऐसे एक सिचुएशन में अपन होते या आप होते तो ये ऐसे सोचते कि अब घर पे जीवन यापन कैसे करना है, जीवन यापन करने की सोचते। वो लड़की जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर पे नहीं गई, उसने कहा कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। उसके भाई से कहा, दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों ने मजाक बनाया, अरे तू एवरेस्ट सबमिट करेगी, तेरे हाथ नहीं है पैर नहीं है, तू क्या एवरेस्ट सबमिट करेगी, तो पागल हो चुकी है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, घर पे बैठ आराम से और अपना जीवन यापन कर। उस लड़की के सपनों को किसी ने नहीं देखा, सबने उसका मजाक बनाया, उसके फैमिली ने उसको समझा। उसके भाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो 1984 में हमारी जो बचेंद्री पाल मैम है उन्होंने एवरेस्ट सबमिट कराया, तो क्यों ना अपन उनके पास चलें। उस टाइम पे या अभी भी आप देखेंगे एवरेस्ट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें 40 से 50 लाख रुपए मिनिमम होते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो देने पड़ते हैं। और एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए 40 से 50 लाख रुपए देना कितना मुश्किल होता है, आपसे इमेज कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद वो बचेंद्री पाल मैम के पास गए। वहां जाके बचेंद्री पाल मैम से कहा, मैम मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। बचेंद्री पाल मैम ने देखा पैर नहीं है, दोनों रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, और ये लड़की मेरे पास आई है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बचेंद्री पाल मैम ने कहा, बेटा तू इस कंडीशन में एवरेस्ट चढ़ने आ गई है तो पहला एवरेस्ट तो तूने चढ़ ही लिया, अपने अंदर का एवरेस्ट तो तूने हासिल कर ही लिया, अब तो सिर्फ फिजिकल चढ़ना बाकी है। वो कहते हैं ना कि टैलेंट को टैलेंट पहचान नहीं लेता है। बचेंद्री पाल मैम ने पहचाना कि हाँ ये लड़की चढ़ेगी जब इस सिचुएशन में आई है। उन्होंने कहा, लेकिन सिर्फ कहने और करने में बहुत फर्क होता है, तुझे जो अभी तू जिस जज्बे के साथ मेरे पास आई है उसी जज्बे से तुझे चढ़ना होगा। पैर ऐसी कंडीशन थी कि रखे तो ब्लड निकल आए, वो लड़की एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, देखो आप। उसके बाद वो बचेंद्री पाल मैम ने वहाँ पे जब एवरेस्ट चढ़ते हैं तो उसके साथ एक वो मजदूर भी जाते हैं जिन्हें शेरपा के नाम से जानते हैं, शेरपा होते हैं वो जो एक साथ में जाते हैं। शेरपा को से जब मिले तो शेरपा ने मना कर दिया, मैं इस लड़की को नहीं लेके जाऊंगा, इसके पास पैर नहीं है, पूरा एक्सीडेंटल है, ये लड़की मर जाएगी, मेरा नाम खराब होगा, और मैं भी हो सकता है इसके साथ साथ मैं भी चला जाऊं, तो इसलिए मैं इसको अफोर्ड नहीं करूंगा। बचेंद्री पाल मैम ने और घर वालों ने जैसे तैसे कन्विंस किया उसको, और ले जाएगा ट्रैक पे। लमसम वो उस बैच में 6 से 7 लोग थे जो एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे। जो बेस कैंप जो होता है, बेस कैंप जो चलने का होता है, उस पर जो सामान लेके चलते हैं, और लोग जो काम वो 2 मिनट या 5 मिनट में कर देते थे, जो उस काम को करने में उस लड़की को 2 से 3 घंटे लग जाते थे। उस चलने में जो 2 मिनट में चल जाते वो 2 घंटे 3 घंटे में चलती थी। कैसे वो उनके साथ एवरेस्ट चढ़ेगी। उसके पास वो देखते, वो पीछे मुड़ के देखते, अरुणिमा सिन्हा तू नहीं कर सकती, वापस चली जा। लोग उसे कहते अरुणिमा तू नहीं कर सकती, वापस चली जा। उसके दिल में दर्द होता कि नहीं ये मेरा सपना है, क्योंकि वो तो पागल हो चुकी थी उस सपने के पीछे। वो कहते हैं ना कि कब जब किसी सपने के पीछे कोई पागल हो जाए तो वो मिलता ही है। पागल का मतलब है उसको जी जान से उसको पाने में लगी हुई थी। प्रैक्टिस करी, उसने कहा नहीं मैं चढ़ूंगी, आप चलो, मैं जैसे तैसे होगा मैं आऊंगी। चढ़ने लगी, साथ साथ चले, प्रैक्टिस करी। एक दिन ऐसा आया, लगभग 7 से 8 महीने बाद ऐसा आया, जब और लोग जो उसके साथ चलते थे पूरा बैग लेके, वो लड़की सबसे आगे जाके उनसे पहले उस बेस कैंप को पार करती और चढ़ जाती। लोग उससे पूछते अरुणिमा तू खाती क्या है, तेरे पास न पैर है ठीक से, आर्टिफिशियल पैर है, तो ऐसा क्या खाती है मैम, आप हमें भी बताइए। क्या मतलब कितना जज्बा भरा होगा उसमें जब उसने ये चीज करी। उसके बाद वो आगे चढ़ी। लगभग ये कहते हैं
3 से 4 स्टेप होती है, उसके बाद हिल एयर स्टेप आती है। फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप, थर्ड कैंप, फोर्थ कैंप, उसके बाद हिल एयर स्टेप, फिर एवरेस्ट सबमिट होता है। इस तरह से ऊंचाई आप जानते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर ऊंची है। इतनी मीटर ऊंची एवरेस्ट को चढ़ना एक उस लड़के के लिए जिसके पास आर्टिफिशियल पैर है, दूसरे पैर में रोड रखी है और ऊपर से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, उस लड़की के लिए इतनी ऊंचाई पे चढ़ना, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन वो चढ़ी। उनका कहना था कि आदमी या इंसान सिर्फ दिमाग से विकलांग होता है, शरीर से नहीं। और जो इंसान शरीर से ठीक ठाक है लेकिन दिमाग से वो विकलांग है, वो वाकई में विकलांग है। मैं दिमाग से विकलांग नहीं हूँ, मैं शरीर से विकलांग हूँ और मैं चढ़ के दिखाऊंगी। वो लड़की जब आगे गई, चढ़े, ऐसे पैर आर्टिफिशियल था, ऐसे बर्फ को मार के, आप जानते पूरा बर्फीली जगह है, बर्फ को मार के जगह करके वहां से आगे चढ़ना। जैसे तैसे रोड वाले पैर से तो चढ़ जाए, जिसमें रोड रखी थी उससे तो चढ़ जाए, लेकिन आर्टिफिशियल पैर पूरा ही मुड़ जाता है। जब उस चीज को, जब उसमें जाते हैं, एक कहने और करने में उसको कितना वो मुश्किल रहा होगा, वो चढ़ी होगी, आर्टिफिशियल पैर पूरा मुड़ जाए। शेरपा कहता है कि चले जाओ अरुणिमा, वापस चले जाओ, तुमसे नहीं होगा। वो लड़की कहती है नहीं, मुझसे होगा और मैं करके दिखाऊंगी। फर्स्ट के बेस कैंप करा, रोड कैंप करा, उसके बाद ऊपर चढ़ी, थर्ड कैंप तक चली गई। उसके बाद वहां से देखा कि आप जनरली देखते हैं कि जो एवरेस्ट सबमिट होता है वो रात के टाइम पे चढ़ा जाता है एवरेस्ट पे, क्योंकि रात में वेदर शांत होता है, तो इसलिए रात में चढ़ा जाता है। वो लड़की ऊपर चढ़ी, वो हिल एयर स्टेप पे, स्टेप थर्ड के ऊपर जो साउथ पोल होता है वहां पे जाने के बाद जब वो आगे गई तो उसने देखा रात के लगभग, जो हेडलाइट होती है रात के समय चढ़ते हैं, हेडलाइट जिधर हेडलाइट जाती देखती है, जिधर हेडलाइट जाती उधर डेड बॉडीज पड़ी हैं, सभी डेड बॉडीज पड़ी हैं। एक आदमी पड़ा है बांग्लादेशी जो चिल्ला रहा है, करा रहा है दर्द से, जो मरने के कगार पे है, जो मरेगा क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। वो सब जगह जब डेड बॉडीज को देखती है तो उसे, और ये वो डेड बॉडीज हैं जिनके पास शरीर बढ़िया अच्छे से पूरा शरीर है, फिर भी वो इनकी हालत है। वो उस लड़की पे क्या बीती होगी जिसके पास पैर भी ठीक से नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, रीढ़ में प्रॉब्लम है। किस तरह से उसने उसको फाइट किया होगा, उस दर्द को। लगभग 15 से 20 मिनट वो वहां पर रुकी, उस सिचुएशन को देखा, और उसने, उसको एक बात याद आई कि उसको बचेंद्री मैम ने उससे एक बात कही थी कि जब भी तुम्हारा दिमाग ठीक, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आए तो वहाँ रुको, आराम से सोचो और देखो कि अगर तुम्हें वहाँ जहाँ तुम जा रहे हो, जिस मंजिल पे तुम जा रहे हो, अगर वहाँ से नहीं भी जा पाओ और वहाँ से वापस आओ तो वापस आकर तुम क्या कर लोगे। अगर वापस आकर उससे बेटर कर सको तो ही वापस आना, अदरवाइज आगे चढ़ने में ही प्रॉब्लम भलाई है। उस लड़की ने सोचा अपने हिसाब से, घर वालों के जो थिंकिंग के हिसाब से, क्योंकि संस्कार घर वालों के भी होते हैं, घर वालों ने उसके उसमें पॉजिटिविटी थी, आगे बढ़ी। आगे जाके उन सब से, उन सब की डेड बॉडीज को देख के वो एक बात कहती है कि अगर मैं जिंदा रही, आप लोग, आप अगर मैं जिंदा रही तो आप सब की तरफ से मैं एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। और वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद वो जैसे हिलेरी जो स्टेप आती है उस पर जाती है, वहां पे लगभग इतनी बर्फीली, जिसे कहते हैं ना ब्लू रेड, इस तरह से आपका वो बर्फीला होता है, इतना ठंड ठंड से होता है वो कि उसका एक्सप्लेन करना, जितना सुनहरा दिखता है उससे ज़्यादा कई खतरनाक वो चढ़ाई होती है। वो आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद उसका शेरपा उसके साथ था। शेरपा ने देखा कि इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, उसने कहा अरुणिमा वापस चल, तेरा जो ऑक्सीजन है वो खत्म होने वाला है, तो वापस चल। अरुणिमा कहती है अब इतना, हिल एयर स्टेप आ गई, हिल एयर स्टेप से बाद एवरेस्ट सबमिट हो जाता है थोड़ा जाने के बाद। अब हिल एयर स्टेप पे आने के बाद अब एवरेस्ट के बिल्कुल करीब है, अब अगर यहाँ से वापस जाती है तो क्या वो वापस आ पाती? नहीं। उसे भी यही पता था कि अगर मैं इस बार यहाँ से वापस चली गई तो शायद मैं वापस न आ पाऊं, यदि मरना ही है तो वैसे भी मैं जी के क्या करूंगी, दूसरों के ताने सुन सुन के, दूसरों पे बोझ बन के मैं जी नहीं सकती, इससे बढ़िया है मैं चढ़ के मरूं। वो लड़की कहती है मैं जाऊंगी, मैं तो चढ़ूंगी, जितना हो सकेगा उतना चढ़ूंगी। वो लड़की चढ़ी, ऊपर सबमिट हुआ, फाइनली उसने इतनी बड़ी ऊंचाई को सबमिट किया, विकलांग होने के बावजूद एवरेस्ट पे चढ़ के वहां जाके एक फ्लैग को, इंडिया के फ्लैग को लहराना कितना गौरवान्वित महसूस होगा। वो चिल्ला चिल्ला के वहां से कहना चाह रही थी कि दुनिया वालों सुनो, जो मुझे कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकती, जिसने सुसाइड करने की कोशिश करी, उन लोगों को वो वहां से चिल्ला चिल्ला के कहना चाहती थी कि देखो मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। इस तरह से वहां पे जाके जब वो चढ़ी, वहां से उसको इंडियन फ्लैग उसको लहराया, और बहुत प्राउड फील होता है इसी सिचुएशन पे जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे जाके कोई हमारे भारत देश का तिरंगा वहां पे लहराए, उसको भी इतना प्राउड फील होगा। वो एक मूवमेंट है जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद वो शेरपा से कहती है शेरपा आप मेरा एक फोटो लीजिए।
ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है, इंडिया का फ्लैग हाथ में है, उससे कहती है कि मेरा फोटो लीजिए। शेरपा को गुस्सा हुआ, अरे तू तुझे फोटो की पड़ी है, तेरी जान खतरे में है, तुझे फोटो की पड़ी है, वापस चल। अब उसने कहा कि यहाँ तक तो आई गई, वापस हो सकता है मेरे पास, उसे पता था कि यहाँ आते आते ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, तो हो सकता है वापस जाने नीचे तक न जा पाऊँ, लेकिन मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाए, लेकिन मैं दुनिया को, लेकिन अगर ये फोटो मेरा अगर आ जाता है तो ये दुनिया को बताएगा कि मैंने एवरेस्ट चढ़ा था। उसने कहा कि नहीं, मेरा फोटो लीजिए। शेरपा ने फोटो लिया। फोटो लेने के बाद वो लड़की कहती है एक वीडियो भी बना दीजिए। फोटो लिया, ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे, एक वीडियो भी बना दीजिए, क्योंकि उसको लग गया था शायद मेरा ऑक्सीजन खत्म है और मैं वापस ना जा पाऊँ, तो ये वीडियो मेरे उन सब युवा भाई बहनों के पास चला जाए जो उनको दिखाई दे कि मैंने भी सबमिट किया है, उनको एक प्रेरणा मिले, इसलिए वो वीडियो बनाना चाहती है। तो उसके बाद वीडियो बनाया गया, उसको वहाँ से फोटो लिया गया। उसके बाद वापस जैसे आने लगी, आप जानते हैं -60 डिग्री टेम्परेचर होता है ऊपर। -60 डिग्री किसे कहते हैं? -60 डिग्री का मतलब है अगर अपने हाथ ऐसे होते हैं तो इन हाथों से भी ब्लड बाहर निकलने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हाथ को काटना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो लड़की ऊपर से नीचे आ रही थी। आते आते उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। जैसे हिलेरी स्टेप से वहां से निकलने वाली थी, ऑक्सीजन खत्म हुआ। ऑक्सीजन खत्म होते ही तुरंत नीचे गिर गई। तुरंत नीचे गिरने के बाद वो कहते ना, भगवान जब कहते ना कि मेहनत और वो गॉड का जो आशीर्वाद है, अगर वो साथ हो तो फिर मजा ही क्या है। तो जब वो गिरी तो नीचे से ब्रिटिश जो एक आदमी था, एक ब्रिटिश पर्सन था, वो उसके पास 2 ऑक्सीजन थे। उसने एक ऑक्सीजन को फेंका और उसको दिया कि ये लो आप, मैं तो दोबारा आ जाऊंगा, क्योंकि वेदर खराब हो चुका था, आगे चढ़ाई नहीं हो सकती थी। तो वो वापस, उसने कहा मैं तो वापस जा ही रहा हूँ, क्यों ना ये आपके काम आ जाए तो आप ले लो। उसने कहा, कहते ना फरिश्ता भगवान कहीं से भेज ही देता है, अगर दिल में जुनून हो तो भगवान तो हेल्प अपने आप करते हैं। तो उसको वो शेरपा जाके लेके आया, उस ऑक्सीजन को लगाया, उससे कहा अरुणिमा उठ, अरुणिमा उठ, तू कर सकती है, वापस चल, तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू एवरेस्ट सबमिट करके आई है। वो लड़की, उसको मास्क लगाया गया, उठने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे दुनिया को तो बताना ही है। जिन ने मुझे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकती, तूने सुसाइड करने की कोशिश करी है, उनके लिए मुझे वापस चलना है, इन्हीं के लिए मैंने एवरेस्ट सबमिट किया है, और इन्हीं के लिए मुझे वापस जाके दिखाना है कि देखो मैं एवरेस्ट सबमिट करके आई हूँ। अदरवाइज ये यूँ कहेंगे कि मर गई होगी, या फिर कुछ सिचुएशन बहाना दे देंगे, इसलिए मुझे जिंदा वापस जाना ही है। उसके दिल में हमेशा एक पॉजिटिविटी थी। इतना खतरनाक मोड़ आने के बाद भी कभी नेगेटिव उसके दिमाग में आया ही नहीं। शायद उसकी जगह आप और हम होते तो हम भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के शिकार हो जाते, लेकिन वो कहते ना जुनून, उनका एक जुनून था कि नहीं मुझे चढ़ना है। जब आपका सपना, आपका जुनून, आपका, वो मेरी एक फेवरेट लाइन है कि जब तक आपका सपना आपकी नींदें हराम नहीं कर देता, हमें वो नहीं मिलता। उसका सपना वो था कि उसको वो करना ही था, इसलिए उसको मिला। वो वापस से आई नीचे। लगभग जिस जिस टाइम पीरियड में लमसम 15 से 16 घंटे में वो जो चढ़ाई होती है वो हो जाती है। अगर उसमें हो गई तो ठीक, नहीं तो सोच लेते हैं कि इंसान मर गया, वापस नहीं आने वाला। वो वापस लगभग उसको 15 से 16 घंटे की बजाय टोटल 28 घंटे लगे, और 28 घंटे के बाद वो लड़की आए। नीचे आके जैसे देखा, सबने सोच लिया था कि वो तो मर गई, वापस नहीं आएगी। उस लड़की को देखे सबको खुशी हुई। उसने इंडिया के फ्लैग को, और पहली पहली ऐसी वर्ल्ड की ऐसी महिला बनी, ऐसी विकलांग महिला बनी जिसने एवरेस्ट हासिल किया हो, एवरेस्ट पे चढ़ाई की हो। इसी के साथ उसने हमारे इंडिया का और भारत का पूरा नाम रोशन किया। और उसका सपना है कि वो आगे जो वर्ल्ड की, जो जितनी भी वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं वो उन पे चढ़ना चाहती है। 4 से ज़्यादा तो वो चढ़ चुके हैं, 7 उनका वो सपना है, तो वो चढ़ लेंगी। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, इन पे तो वो चढ़ चुके हैं। अब जो बाकी बची उन पे वो चढ़ने की कोशिश में है। और इसी के साथ तो देखो मतलब कितना उसके दिमाग में, वो कहती है, उसकी एक लाइन है जो उसने कही थी कि अभी तो इस बाज का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापा है मैंने समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, यानी इतनी सारी चोटियों को उससे अभी पार करना है। और भारत की एक गौरवान्वित महसूस होता है जब हम वर्ल्ड पे हमारे देश में से कोई बने। तो वो लड़की, वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था 11 अप्रैल 2011 को उसका एक्सीडेंट हुआ था। 21 मई 2013, 2011 2013, 21 मई 2013 को उसने एवरेस्ट सबमिट किया। सोचो, सिर्फ 2 साल, इन 2 सालों में उसने क्या करा होगा। तो उसके लिए तो इतना बड़ा चैलेंज था जो उसने 2 साल में पूरा किया। हमारे लिए तो 10वीं और 12वीं वालों के लिए, हमारे तो लिए 20 दिन है। हमें कौन सा एवरेस्ट चढ़ना है, हमें तो एग्जाम देने हैं और हमारी तो एक तैयारी भी पहले से है। तो ये 20 दिन आपका डिसाइड करेंगे कि आपको ये दिन पढ़ने हैं, इनमें कैसे रहना है, किस तरह से मेहनत करनी है, वो आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। अब ये 20 दिन आपके बिल्कुल दे दीजिए। वो उस कहते हैं ना, वो जुनून आप जगाइए उस अपने अंदर। बस ये इन 20 दिनों में आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले आपने कितना पढ़ा वो आपका मायने रखता है, लेकिन उसका रिवीजन अब और ज़्यादा मायने रखता है कि आपने उसका कितना रिवीजन करा है, कितनी उसकी प्रैक्टिस करी है। तो इस हिसाब से मेरा यही कहना है सभी से, बिल्कुल पढ़ाई में लग जाएं। अब एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम होंगे ही सही, अपने दिमाग से ये निकाल दें कि एग्जाम नहीं होंगे, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो एग्जाम नहीं होंगे, निकाल दे दिमाग से। ऑफिशियली टाइम टेबल आ चुका है, आपका एग्जाम होगा और आपको नए रूल्स के अनुसार वो जिस तरह से उनका होगा वो एग्जाम लेंगे, लेकिन एग्जाम तो होगा। अपनी तैयारी बरकरार रखें, अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपको कहीं पढ़ने में, मैथमेटिक्स में या साइंस में या इंग्लिश में, इंग्लिश का एग्जाम तो हो चुका है, अभी मैथमेटिक्स और साइंस का भी हो चुका है, बचा हुआ है मैथमेटिक्स का। अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो बना के पूरा उस टॉपिक को क्लियर करवा सकूं। हमारा मकसद है सिर्फ आपकी सफलता मिले, आपको सफलता मिले। हमारा संभव प्रयास है, हमारी कोचिंग का संभव प्रयास है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको पूरा बेसिक हर चीज़ में उनको सहायता मिले। उनको ये ना कि सर हमें लॉकडाउन के बाद ये चीज़ हमें समझ नहीं आई थी। आप कमेंट में बताएं कि हमें सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, हम उस टॉपिक का वीडियो बना के, मैं उस टॉपिक का वीडियो बना के आपका वो टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो मैं आपको अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है और करना भी चाहिए। घर पे रहे, सेफ रहें, पहला सुख निरोगी काया माना जाता है। आपका एग्जाम आने वाला है, अपनी सेहत को सही रखें, आपकी सेहत सही होगी तो आपका एग्जाम सब सही होगा। इसलिए कोरोना महामारी से बचें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जितनी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और प्रैक्टिस करते रहें। मैं फिर कहूँगा, आप प्रैक्टिस करें, ये 20 दिन आप जी जान से लगा दीजिए, उसके बाद आपका सब रिजल्ट इतना शानदार होगा कि आप खुद देखेंगे। ठीक है।